Hello everyone, welcome to my channel Vizwara CA Gurukul. Today we are going to start chapter 1 of business studies for class 11, that is foundation of business, which is also called business, trade and commerce. So business, what is business? Business is an occupation in which people regularly engage themselves in production, sale, purchase of goods and services in order to earn profits. देखो, अगर आप लोगों को ऐसे थ्योरी पढ़नी है, ऐसे बिजनेस स्टडीज पढ़नी है तो मैं पढ़ा सकता हूं, बट मुझे लगता है कि थ्योरी पे तो हम आ ही जाएंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों ने कॉमर्स ली, आपके पास साइंस लेने का भी ऑप्शन था, आप लोगों के पास आर्ट्स लेने का भी ऑप्शन था, बट आपने कॉमर्स चूज की है। तो मैं मेरी क्लास में लाइव क्लासेस जो होती है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही करता हूं स्टूडेंट से कि आपने कॉमर्स ली है, क्योंकि ये लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में आगे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखने वाला है। तो सबसे पहले यही पॉइंट है कि आपने कॉमर्स ली है तो कॉमर्स क्यों ली है, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो हम आज डिसाइड कर लेंगे कि हमारा रीजन क्या था कॉमर्स लेने के पीछे। तो मैं मेरी लाइव क्लासेस में जनरली स्टूडेंट से यही पूछता हूँ कि बेटा आपने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स लेने के पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव था, या किस पर्पस के लिए आपने सीए मतलब आपने कॉमर्स लिया। तो कुछ स्टूडेंट्स है तो बोलते हैं कि सर हमको सीए करना है, हमारा फोकस सीए की तरफ है, हमारी फैमिली में कोई सीए है, मेरे बड़े भैया बड़ी दीदी सीए है, या मेरे फैमिली में कोई सीए कर रहा है, या मैं किसी सीए से मिला था सोसाइटी में तो उनसे बहुत इंप्रेस हुआ तो मुझे सीए करना है, तो ये मेरा फोकस है, इसीलिए मेरे को सीए करना है, इसीलिए मैंने कॉमर्स ली है। तो बेटा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वेलकम। उसके अलावा आंसर्स आते हैं कि सर हम साइंस नहीं पढ़ सकते इसीलिए हमने कॉमर्स लिया है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम आर्ट्स में स्कोप हमें नहीं लगता है इसीलिए हमने कॉमर्स लिया है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर हमें नहीं पता, मम्मी पापा ने दिला दिया जो ले लिया, अब आप तो बताओ कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे ये वीडियोस वो स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जो डिसाइड करना चाहते हैं कि हमें कॉमर्स लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अभी सबसे पहले जिन्होंने चूज कर लिया है कॉमर्स, मैं उनको भी रिग्रेट नहीं होने दूंगा, और जिन्होंने सोच रहे हैं कि कॉमर्स लेनी चाहिए या नहीं चाहिए और बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट है इसमें क्या है, तो ये दोनों ब्रीफ मैं आपको 5 मिनट में देता हूं, उसके बाद हम चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, तो अब कॉमर्स में आप अगर आ गए हो तो मैं कहता हूं कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो है कॉमर्स लेने के बाद 11th 12th कंप्लीट करते हो आप, 11th और 12th। ठीक है, अभी आप इस साल 11th में आ गए हो तो आपको 11th और 12th पढ़नी पड़ेगी। 11th 12th करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं, आपके पास प्रोफेशनल डिग्रीज ले सकते हो जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए, CIMA, ACCA, CFA। अब देखो मैं बता दूं, CA CS का नाम आपने बहुत सुना होगा। CA जो होता है चार्टेड अकाउंटेंट होता है, CS यानी कंपनी सेक्रेटरी, CMA जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको हम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट बोलते थे, वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, हो गया है अब नाम। CIMA हो गया, ये बाहर की डिग्री है। ACCA ग्लोबल डिग्री है। चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये भी ग्लोबल डिग्री है। इसके अलावा जो टीचर्स आप लोगों को नहीं बताते वो है CPA। CPA होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे इंडिया में CA होता है वैसे यूएस में CPA होता है। तो सर यूएस की डिग्री इंडिया में ले सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरी बात, इसके साथ आपके पास होता है FRM कर सकते हो आप, IFRS के कोर्सेज कर सकते हो आप, आपके पास एक्चुअरी का ऑप्शन अवेलेबल होता है, उसके साथ आपके पास MBA का ऑलवेज ऑप्शन ओपन होता है। ये तो सर बात हो गई प्रोफेशनल डिग्रीज की। कॉमर्स आपने चूज की है तो आप बाकी सारी चीजें कर सकते हो, उसके साथ ये भी कर सकते हो, आप ये प्रोफेशनल डिग्रीज ले सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि आप मतलब बैचलर्स डिग्री लेते हो, सिंपल डिग्री लेनी है तो आपके पास BCom है, BBA है, BCA है, BAMS है, BMS है, और काफी सारी बैचलर्स डिग्रीज होती है। तो ऐसा नहीं है कि सर हम कॉमर्स ले लिया हमने तो हमारा स्कोप लिमिटेड हो गया, हमें सीए या सीएस करना होगा। गर्ल्स है तो सीएस करेगी, बॉयज है तो सीए करेंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्रीज है, आप कॉमर्स में आए हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1 या 2 डिग्री के भरोसे बैठना है, आपके पास बहुत सारी डिग्रीज है, उसमें से कोई एक ले सकते हो और इनमें से कोई
या सारी भी ले सकते हो। तो कॉमर्स एक बहुत वाइड स्कोप है, ये मतलब इसके कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि कॉमर्स लिया है या लेनी है तो बिल्कुल आपने सही डिसीजन लिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिग्रेट्स नहीं होंगे आपको लाइफ में। और बाकी सारे जो रूमर्स है मार्केट में फैले हुए उनको भूल जाओ। अब चालू करते हैं कि सर हमें बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट है हमारा, बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। अभी आप सीए में आए, मतलब 11th-12th कॉमर्स में आए हैं, तो अब आपने कॉमर्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे? आपके पास ऑप्शन था कि आप अकाउंट्स तो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, बीएसटी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके साथ आपके पास ऑप्शन था आप या तो इको में से कुछ सेलेक्ट कर सकते थे, या आप मैथ्स सेलेक्ट कर सकते थे, या फिर आप आईपी जिसको हम या तो कंप्यूटर भी बोलते हैं और कुछ लोग कुछ और भी बोलते होंगे, C++ समथिंग, वो भी सेलेक्ट कर सकते थे। इसके अलावा और भी कुछ होता है जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, या जो भी ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनको हम कह सकते हैं, तो कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आते हैं। इसमें से एक सब्जेक्ट है बीएसटी जिसको हम कहते हैं बिजनेस स्टडीज। अब बिजनेस स्टडीज सबसे पहला वर्ड यही आता है कि सर बिजनेस वर्ड हमने बहुत सुना हुआ है और किया हुआ भी है, बट ये बिजनेस होता क्या है? तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस की डेफिनेशन दे रखी है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी कि बिजनेस इज एन एक्टिविटी एन ऑक्यूपेशन ऑफ प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है, इसको छोड़ देते हैं अभी एक बार के लिए साइड में। उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखो, इंसान जो भी काम करता है उस काम को बोलते हैं एक्टिविटी। अब एक्टिविटी 2 टाइप से हो सकती है, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स मैं आपको दूं कि जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मैं एक ये मार्कर, जैसे ये मैं एक कैलकुलेटर लेके आया, ठीक है। अब मुझे लगा कि यार ये कैलकुलेटर सही चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगा कि ये कैलकुलेटर से मेरा काम नहीं होगा। इस कैलकुलेटर की जगह मुझे एक साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए जिसमें मैं रूट, स्क्वायर रूट हो गया, पावर टू द पावर हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स वाले फॉर्मूले भी इस कैलकुलेटर से मेरे को करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरा एडवांस लेवल की मैथ्स आ गई है। तो उसके लिए अब मैंने सोचा यार ये कैलकुलेटर तो सही चल रहा है, इसकी कोई गड़बड़ नहीं है। तो मैं गया शॉप पे, ठीक है, शॉप वाले को बोला कि भाई मुझे एक नया कैलकुलेटर दे दे और बदले में ये एक्सचेंज कर दे। उसने मना कर दिया। तो अपन तो है टेक सेवी पर्सन, अपन कहाँ गए? अपन गए OLX पे, OLX पे पोस्ट कर दिया कैलकुलेटर, ठीक है। इसकी जो भी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसका हाफ में मैंने प्राइस में परचेस कर दिया। जैसे कि ये शायद 180-165 रुपीज का आता है, मैंने इसका 80 रुपीज में OLX पे डाल दिया। मेरा नया साइंटिफिक कैलकुलेटर आया 250 रुपीज में। अब मैंने सोचा कि ये अगर 80 रुपीज में बिक जाएगा तो मेरी जो 250 रुपीज की कॉस्ट है वो कम तो होगी ना, मेरे पास 80 रुपए जेब में आ जाएंगे। तो मैंने OLX पे डाला, एक यूजर आया, उसको समझ में आया, एक नया बच्चा था जो अभी अभी मतलब 8th में आया था, और उसके मैम ने बोला कि भैया ये कैलकुलेटर खरीद के लाना। उसको लगा ये मार्केट से 160 रुपए का कैलकुलेटर खरीदूंगा, इससे बढ़िया सर भैया का देख लेता हूँ, ये अगर कैलकुलेटर मेरे को सही से मिल जाता है तो 80 रुपए बचेंगे ना। तो उसने भी सोचा, उसका फायदा सोचा और मैंने भी मेरा फायदा सोचा। मैंने OLX पे डाला, उसने OLX से परचेज कर लिया। तो अब ये जो एक्टिविटी है, मैंने मेरा कैलकुलेटर सेल किया और अगले ने कैलकुलेटर परचेज किया, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, ये तो मानते हो ना, ये एक एक्टिविटी है, इसमें एक ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन में एक्टिविटी भी हुई है, पर वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मैं डिस्कस आपको बताऊंगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्या है ना कि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, उसके साथ प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव है या नहीं है। काफी सारी चीजें, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे डिफाइन होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई है, वो इकोनॉमिक है या नहीं है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल दूं मैं आपको। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे चैरिटी, चैरिटी में भी पैसा इन्वॉल्व होता है। हम किसी को 1000 रुपए का डोनेशन देते हैं, 10,000 रुपए का डोनेशन देते हैं, टाटा है तो वो 1000 करोड़ का डोनेशन देते हैं, ठीक है। तो वो एक्टिविटी है, बिल्कुल है सर, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ काम हो रहा है। बट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? नहीं, ठीक है। आपने एक किसी ओल्ड पर्सन को रोड क्रॉस करवा दी, तो वो एक एक्टिविटी है, बिल्कुल है।
बट सर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो बेटा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वैसे आपने रात को भूखे लोगों को आपने जाके खाना बांटा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? नहीं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस कॉमन जनरल अंडरस्टैंडिंग से आप समझो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या फर्क होता है। आउट ऑफ लव, आउट ऑफ इमोशन कोई एक्टिविटी की जाती है जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव मनी अर्निंग का नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव का नहीं है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। वाइल एज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक पर्सनल गेन, एक पर्सनल प्रॉफिट का मोटिव होता है कि हमको कुछ लाइवलीहुड के लिए अर्न करना है, वो मोटिव होता है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, अब यह बात हुई एक्टिविटी की। तो बिजनेस, अब बिजनेस की बात करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन ऑफ बिजनेस जो हम यहां पढ़ने वाले हैं ना, ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस के बारे में। तो ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस तीनों एक जैसी टर्म्स लगती है हमको, ठीक है। बट सर इन तीनों की तो डेफिनेशन याद करनी ही पड़ेगी हमको। तो उसके पहले मैं बता दूं बेटा कि आप बीएसटी जो अपना बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट है, इसको आप थियरी पर्सपेक्टिव से ना पढ़ें। क्यों ना पढ़ें? क्योंकि मैं आपको बताता हूं। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। अरे हाँ या ना? हाँ। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। अरे बोलो बेटा। हाँ। मैथ्स एक सब्जेक्ट है। सिमिलरली अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है। सिमिलरली बीएसटी भी एक सब्जेक्ट है। अब इन सब्जेक्ट्स के बारे को हम कंपेयर करें ना, इनके बारे में हम समझें, तो केमिस्ट्री कोई बोलता है कि सर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बेटा ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। फिजिक्स जो है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है क्या? ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। सर मैथ्स के लिए तो आप बोल ही नहीं सकते कि मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। बेटा मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ये जो है ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसमें नंबर्स इन्वॉल्व है। अकाउंट्स जो है ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। हालांकि ये सारे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, माने जाएंगे, बट बीएसटी जो है ना, अब आप पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे तो थ्योरी, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। और मेरा मानना है जो सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल लाइफ पे हेल्प करता है, यूजफुल है, वो ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट माना जाना चाहिए। बाकी सब तो न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स हैं। हमारा जो बिजनेस स्टडीज है बेटा ये थियरी सब्जेक्ट नहीं है, ये दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मतलब अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पे बात करें ना, मतलब हम थियरी और प्रैक्टिकल को भूल के प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, प्रैक्टिकल यूसेज की बात करें, हमारी लाइफ में कितना सब्जेक्ट कौन सा यूज आने वाला है। मैथ्स हमारा 20% से ज्यादा लाइफ में यूज नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कहीं कहीं होता है कि मैथ्स हमको, मैथ्स मतलब बेसिक कैलकुलेशन की बात नहीं करें, प्लस माइनस डिवाइड करना, उसको मैथ्स नहीं बोलेंगे। मैथ्स यानी कि हमारा एडवांस लेवल के टॉपिक जो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज हो गया, एलजेब्रा हो गया, ये जो टॉपिक्स हैं, जो उसके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल टॉपिक्स हैं, उनकी बात करें तो वो रियल लाइफ में बहुत कम काम आते हैं। फिजिक्स के टेक्निकल सब्जेक्ट्स, फिजिक्स के जो टॉपिक हैं वो अराउंड 20 से 40% काम आते हैं। केमिस्ट्री भी अराउंड 20 से 40% काम आती है, लेकिन अकाउंट्स हमको 50 से 60% काम आती है। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस है, या आप बिजनेस करने वाले हो, या आप सोच रहे हो कि मुझे मेरा बिजनेस जमाना है या पापा का बिजनेस सेट करना है, तो आपको मैं बता दूं ये जो सब्जेक्ट है ये 100% है, 100% काम आएगा। इससे इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट नहीं है कॉमर्स में, समझो बात को, ये इतनी इंपॉर्टेंस रखता है ये सब्जेक्ट। इसीलिए इसको थ्योरी पर्सपेक्टिव से ना पढ़ें, इसको हम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो अब चालू करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 1, जो कि है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में सबसे पहली बात है कि एक है ट्रेड, एक है कॉमर्स, एक है बिजनेस। तो ये जो है ये दोनों पार्ट 1 है हमारा, और इसके बारे में हम पार्ट
2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बहुत सारे टॉपिक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब पार्ट 1 में है ना, पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो सबसे पहली बात, इकोनॉमिक एक्टिविटी का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो मनी के लिए, जो प्रॉफिट के लिए, जो एक पर्सनल गेन के लिए की जाती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ इमोशंस की जाती है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस की। अगला जो इस वीडियो का अगला पार्ट जो रहेगा वो एक्चुअल में चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होगी, जिसमें हम हिस्ट्री में जाएंगे थोड़ा सा पीछे, मतलब मोहनजोदारो और इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे बीसी में। ये वीडियो अलग से शूट करेंगे। अभी हम बिजनेस की बात कर लेते हैं, बिजनेस की डेफिनेशन, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक, वो सब सेकेंडरी है। सर हम मुझे बताओ कि ये जो बिजनेस स्टडीज है ये सब्जेक्ट किस चीज से रिलेटेड है ना? पॉइंट ये है ना कि धंधा मैनेज करना है। अब धंधा मैनेज करना है तो मेरे को एक बात बताओ, धंधे में एक धंधा था, एक नाम नहीं लूंगा मैं, एक बहुत बड़ी आदमी थे, नाम आप बताओगे उनका, जिन्होंने ये कंपनी फॉर्म की। ठीक है, रिलायंस पेट्रोलियम। होपफुली इस पे आपने मूवी भी देखी होगी। अब रिलायंस पेट्रोलियम के 2 पार्ट हुए, एक हुआ आर कॉम और एक हुआ RIL। आर कॉम आज की डेट में बैंकरप्ट है, RIL आज की डेट में इनका लाख करोड़ मतलब X इतने करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, यहाँ X है वह 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, इतना इसका वर्थ हो गया है आज की डेट में। और एक दूसरी कंपनी है जो बैंकरप्ट है। इन दोनों में फर्क क्या है बताऊं? रिलायंस जो है ये धीरूभाई ने सेट किया, आरकॉम जो है ये अनिल भाई को मिला, और RIL जो है वो अनिल के भाई मुकेश भाई को मिला। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज क्यों पढ़ना है? क्योंकि अब देखो ये जो रिलायंस पेट्रोल पंप था ना, इसकी मान लो कि जो भी थी, मान लो 100x इसकी कॉस्ट थी, 100x इसकी वैल्यू थी, 100x को दोनों भाइयों में बराबर बांटा गया था, 50x और 50x। ये आज की डेट में 50x को इसने 0 कर लिया है और इसने इतना अमाउंट बना लिया है। तो सोचो इसने कितनी वेल्थ जनरेट की है। वेल्थ कैसे जनरेट की है बेटा? एक ही पिताजी के दोनों बेटे हैं, दोनों बेटों को साथ साथ पढ़ाया, दोनों बेटों को पूरी पढ़ाई दी, दोनों बेटों को समान इंफॉर्मेशन दी, समान सारी फैसिलिटीज अवेल कराई गई। बट एक भाई आज बैंकरप्ट है और एक भाई का लाखों करोड़ की वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि इस भाई का दिमाग चलता था बिजनेस स्टडीज, मतलब बिजनेस में, और वो दिमाग कैसे चलाना है वही बिजनेस स्टडीज बताता है। तो आपको अगर लाखों करोड़ों का धंधा सेट करना है या लाखों करोड़ों का धंधा जमाना है या रन करना है, मैनेज करना है, या उससे पहले बताऊं मैं आपको कि आपको 1000 करोड़ का या इवन करोड़ रुपीस का, आपका फादर का अगर 125 करोड़ 10 करोड़ का बिजनेस भी है, उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस क्या है? देखो आज की बात, मतलब अगर हम आज बात करेंगे ना बिजनेस मतलब धंधा, तो आज से हमारा दिमाग धंधे में चलना चाहिए। ठीक है, 2-4 एग्जांपल देता हूं मैं आपको धंधे के, आसपास के धंधे जो आपको ऑब्जर्व करने हैं और कैलकुलेट करने हैं कि इनकी मतलब इनका बिजनेस कैसा चलता है। बिजनेस क्या है मैं बताऊं आपको, 1 मिनट बताता हूं आपको। इसमें हमने बहुत बड़ा नाम लिया रिलायंस का। रिलायंस से छोटी बात करते हैं, हम बहुत छोटी बात से चालू करेंगे। एक होता है स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, एक होता है फेरी वाला, फेरी वाला को बोलते हैं पैडलर, नहीं हॉकर, फेरी वाला को बोलते हैं हॉकर्स।
हॉकर मतलब अरे वो सब्जी बेचने वाला नहीं आता क्या हमारी गली में, हॉकर उसको बोलते हैं। एक होता है इससे थोड़ा सा बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है जनरल स्टोर। ठीक है, तो अब की बार हम जब जाएंगे स्ट्रीट वेंडर यानी कि जो फल फ्रूट सब्जी वाले जो होते हैं, जो चौराहे पे खड़े रहते हैं, पहली बात हम उसको एनालिसिस करेंगे, दूसरा हम हॉकर्स का एनालिसिस करेंगे, फिर हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे आएंगे, फिर हम जनरल स्टोर्स पे आएंगे, उसके बाद हम एक प्रोप्राइटरशिप यानी कि जिनका ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस का सेल है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद हम आएंगे रिलायंस पे। ठीक है, तो अब की बार मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं अगले वीडियो से पहले कि अब की बार आप जब बाजार जाओ ना, तो आप देखना, सब्जी वाले से पूछना कि भैया आप दिन भर कितना काम करते हो। वो बोलेगा कि भैया मैं 6 बजे सुबह सब्जी लेके निकल जाता हूं। अब ये जो हॉकर्स है ना, हॉकर्स में आएगा मिल्कमैन भी आ जाएगा आपका। ठीक है, मिल्कमैन बेसिक बिजनेस है ना, कोई बिजनेस, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये बात किसने कही अगर आपको याद है तो बेटा बहुत मूवियां देखते हो आप। सही बता रहा हूं, अब कॉमर्स में आ गए हो, थोड़ा सीरियस हो जाना। 10 तक मजाक अलग चीज थी, अब हमको धंधा मैनेज करना है। ठीक है, मिल्कमैन है ना, सीधे से सिंपल सा टास्क दे रहा हूं आपको। अपना जो दूध वाला है, हर घर में दूध पीते हैं, हर घर में दूध वाला आता है, और दूध नहीं है तो डेयरी पे जाके बात करना डेयरी वाले से। इस मिल्कमैन से पूछना आप कि सर भैया आपके घर में कितनी गाय है। ठीक है, और एक गाय कितना दूध देती है। बस ये 2 चीजें पूछ के आ जाना उससे, क्योंकि तीसरी चीज जो है ना रेट, ये तो आपको और मेरे को पता है कि वो आपको किस रेट में दूध देता है। वो 45 से 50 रुपए लीटर में दूध देता होगा, इससे ज्यादा देता है तो आप मुझे बता देना, इससे कम देता है तो भी आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो बेसिक वर्क आपको मैं दे रहा हूं, टास्क नंबर 1 जो है आज का। अगली वीडियो में आने से पहले आपको अपने मिल्कमैन से बात करनी है। टास्क नंबर 1 रहेगा क्या कि अपने मिल्कमैन से बात करनी कि भैया आपके पास कितनी गायें हैं और एक गाय दिन का कितना दूध देती है, और रेट हम कैलकुलेट करेंगे, इससे हम उसकी अर्निंग्स निकालेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते हम एक दूध वाले की बात करेंगे, फिर एक सब्जी वाले फेरी वाले की बात करेंगे, फिर एक डिपार्टमेंटल स्टोर की सेल निकालेंगे। उसके बाद में आपको जनरल स्टोर का प्रॉफिट कितना होता है डेली का और मंथली का, वो निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद एक प्रोप्राइटरशिप का, और फिर हम फाइनली बात करेंगे रिलायंस की। तो ये टास्क है, अगला वीडियो देखने से पहले ये टास्क पूरा करके आना। और मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स सिखाने के लिए वीडियो मैंने सीरीज चालू की है। तो अगर आपको लगता है कि जीएसटी एक थ्योरी है, थ्योरी हमको समझाना, पढ़ लिया, रीड कर लिया, याद कर लिया, एग्जाम में देके पास हो जाएंगे, तो बेटा पास तो हो ही जाओगे आप। मेरे से नहीं पढ़ोगे, किसी और से पढ़ोगे, पास हो जाओगे। बट बात है कि धंधा कैसे मैनेज करना है, कैसे इस्टेब्लिश करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा आपको, ये आपका एनसीईआरटी का क्लिप है जो आपकी बुक में सबसे पहला पेज होता है। इसमें लिखा हुआ है कि बिजनेसमैन को बिजनेस मैनेज कैसे करना है ये आना चाहिए। मतलब आपके एनसीईआरटी वाले, करिकुलम वाले भी चाहते हैं कि आपको बिजनेस मैनेज करना आना चाहिए, बट मैं कहता हूं इससे एक स्टेप ऊपर बढ़ो। बिजनेस मैनेज तो हर कोई कर लेगा, बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करो। तो बिजनेस सेटअप कैसे करना है वो एनालिसिस पूरी यहाँ पे होगी। यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी बात नहीं करेंगे हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करेंगे। और मैथ्स और अकाउंट्स को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझते हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ये है मेरा बीएसटी। तो अगले चैप्टर पे, अगले वीडियो में स्टार्ट करने से पहले टास्क अपना कंप्लीट करके आना। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे, थोड़ा सा पहले हिस्ट्री में जाएंगे, आधा लेक्चर हिस्ट्री पे होगा कि हिस्ट्री मतलब मोहनजोदड़ो के टाइम से, तब से ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे चलता था। उसके बाद हम इस पे आएंगे थियोरेटिकल डेफिनेशन पे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, ओएलएक्स का एग्जांपल मैं आपको दूंगा और आपको काफी सारे एग्जांपल्स देके, लाइव एग्जांपल्स देके मैं समझाऊंगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे लाइव बैचेस आने वाले हैं, तो लाइव बैचेस की इंक्वायरी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे कर सकते हैं। थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि। ऋषि ऋषभ जैन साइनिंग ऑफ।